Hello dear students, today we are going to study about the what is congruent force and what is equilibrium. In previous lecture you study about the conservation of linear momentum. This is important topic. Conservation of linear momentum is important topic. What is conservation of linear momentum? When does not apply the external force on the body. When does not apply the external force on the body, then the linear momentum always constant. We know that when force F is 0, net force F 0, F net means external force which apply on the body. If F net 0, then we find dP upon dt is equal to 0, dP is equal to 0. So linear momentum does not change, means momentum always constant. आपको मैंने बता दिया था पुराने वाले वीडियो में, आपने देखा होगा कि कंजर्वेशन क्या होता है, लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन क्या है। लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन होता है कि यदि किसी बॉडी पर हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं तो उसका लीनियर मोमेंटम हमेशा कंजर्व्ड होता है, कांस्टेंट होता है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक थी जिसको मैंने प्रूव भी करवाया होगा पीछे वाले वीडियो में। और इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक तो रही आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। चैप्टर का नाम है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में फर्स्ट लॉ इनर्शिया लॉ। व्हाट इज इनर्शिया लॉ? इनर्शिया लॉ, when a body in motion it's always motion, when the rest position it's always rest. In that time wind does not apply the external force on the body. माने यदि बॉडी मोशन में है तो मोशन में रहेगी, बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, जब तक कि बॉडी पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जाता। सेकेंड लॉ मैंने बताया था कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, the rate of change of momentum is directly proportional to the force. Rate of change of momentum is directly proportional to the force, जिसको मैंने dp upon dt is directly proportional ये दिखाया था। ये सेकेंड लॉ था। थर्ड लॉ था एक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू रिएक्शन बट अपोजिट डायरेक्शन। एक्शन के इक्वल रिएक्शन होता है, अपोजिट डायरेक्शन में होता है। इसके बाद कुछ टॉपिक टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द कॉन्ग्रुएंट फोर्स। What is congruent force? A force acting at a same point, that force which acting at a same point, मतलब किसी भी पॉइंट पे यदि कई फोर्स एक साथ आके अप्लाई होता हो तो उस फोर्स को कॉन्ग्रुएंट फोर्स कहते हैं। What is congruent force? That force which acting at a सेम पॉइंट, जब कई फोर्स किसी एक पॉइंट पे आके अप्लाई होता है तो वह फोर्स कॉन्ग्रुएंट फोर्स होता है। मींस ए फोर्स एक्टिंग एट ए सेम पॉइंट इज कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट फोर्स। कॉन्ग्रुएंट फोर्स समझ में आ गया? मैंने बताया जब किसी बॉडी पर कई फोर्स एक साथ अप्लाई होता हो तो बॉडी कॉन्ग्रुएंट फोर्स कहलाता है, वह फोर्स कॉन्ग्रुएंट फोर्स होता है। इफ द कॉन्ग्रुएंट फोर्स when apply a congruent force on a system and system is equilibrium position. What is equilibrium? माने यदि हम किसी बॉडी पर a number of the congruent force वेक्टर सम इज 0, जिसका वेक्टर सम जो आपने congruent force किसी पॉइंट पे अप्लाई किया, when apply the congruent force on a system which vector sum is 0, means suppose a point P or O, a force F1 apply this point, force F2 apply this point, and F3 is applied this point. We draw the vector. First we draw F1 and F2 tail connect with the head F1 and resultant value F3, F1, F2 and F3 means vector F1 plus vector F2 plus vector F3 is equal to 0. Then it is the equilibrium position.
when many forces apply at a point, or you can say when a congruent force apply at a point and its vector sum is 0, then it is called the equilibrium. आपको इक्विलिब्रियम समझ में आ गया कि यदि किसी पॉइंट पे फोर्स अप्लाई होने के बाद उसका वेक्टर सम, फोर्स का वेक्टर सम 0 हो जाए, किसी पॉइंट पर जितना भी फोर्स आपने अप्लाई किया यदि उसका वेक्टर सम 0 हो जाता है तो उस फोर्स को वह बॉडी इक्विलिब्रियम में कही जाती है। इक्विलिब्रियम क्या है कि किसी बॉडी पे अप्लाई किए गए फोर्स का वेक्टर सम 0 हो जाना चाहिए, बॉडी इक्विलिब्रियम में हो जाएगी। तो मैंने ये इक्विलिब्रियम के लिए एक लामीज थ्योरम होती है, लामीज थ्योरम मैं अप्लाई करता हूं। इफ 3 forces F1, F2, F3 apply at a point O, which angle between F2, F3 is alpha and F3, F1 beta, and angle between F2, F1 is gamma. Then we can draw a triangle. First we draw the vector F1 head connected with the F1 head connected with the F2 tail। F1 का हेड मैंने F2 के टेल से कनेक्ट कर दिया और इसके बीच का जो एंगल था, आप देख रहे हो, आपको दिखाई दे रहा होगा, इसके बीच का जो एंगल आपने फॉर्म किया है, दिस इज गामा। एंड F2 हेड कनेक्टेड विद द F3 टेल, और F2 के हेड को मैंने कनेक्ट कर दिया। लामीज थ्योरम मैं पढ़ा रहा हूं, मैथमेटिक्स के लिए इंपॉर्टेंट है। दिस टॉपिक इज बिलोंग्स टू द मैथमेटिक्स, यह टॉपिक मैथमेटिक्स से बिलोंग करती है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है लामीज थ्योरम। लामीज थ्योरम मैथमेटिक्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, बट मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं कि मेरे में भी कुछ न्यूमेरिकल्स इससे रिलेटेड आ सकते हैं। मैं इस लामीज थ्योरम से प्रूव कर दूंगा उस न्यूमेरिकल को। ड्रॉ अ ट्रायंगल OAB। दिस एंगल between F2 and F3 is alpha, and angle between F3 and F1 is beta। So this angle 1 की वैल्यू क्या होगी? We know that OA is a straight line and a straight line form 180 degree angle. So angle 1 is equal to 180 minus gamma, 180 minus gamma, and angle 2 is equal to 180 minus alpha, and angle 3 is equal to 180 minus beta. But Lamy theorem says when a congruent force apply at a point, and its vector sum is 0, then the force and the sign, the force and angle of sign between other two forces is directly proportional। अदर दो फोर्स के बीच के एंगल के क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मीन्स आपको मिलेगा क्या? F1 अपॉन साइन ऑफ 2, एंगल 2 is equal to F1 and angle between them, and F2 upon F2 means therefore this angle 3 is equal to F3 upon angle 2, angle F1 upon sine angle 2, F2 3, and F3 upon sine of angle 1, We can write this process F1 upon sine angle 2 value. What is the value of angle 2? 180 minus alpha. 180 minus alpha is equal to F2 upon angle of 3, 180 minus beta, sine 180 minus beta is equal to F3 upon sine of angle 1 means sine angle 1 value 180 minus gamma, 180 minus gamma,
बट वी नो दैट F1 upon sin 180 minus theta, sin 180 minus theta means sin theta. आपने ट्रिग्नोमेट्री का यह फार्मूला पढ़ा होगा। साइन 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो सेकेंड में साइन पॉजिटिव होता है, साइन और साइन का उल्टा पॉजिटिव, बाकी अदर क्या होता है नेगेटिव। आपने इसको पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में ASTC बाय द प्रोसेस ऑफ ASTC, ऑल फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकेंड में साइन, साइन का अपोजिट पॉजिटिव, थर्ड में टेन, टेन का अपोजिट पॉजिटिव, और फोर्थ में कॉस और कॉस का अपोजिट पॉजिटिव होता है। तो यहाँ 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में है? 180 माइनस थीटा मीन्स एंगल जो है 180 से लेस है। तो जब एंगल 180 से लेस है तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो साइन 180 माइनस अल्फा मीन्स साइन अल्फा इज इक्वल टू F2 अपॉन साइन 180 माइनस बीटा मीन्स साइन बीटा इज इक्वल टू F3 अपॉन साइन 180 माइनस गामा मीन्स साइन गामा। दिस इज लामीज थ्योरम। माने लामीज थ्योरम क्या है? कोई एक फोर्स और अन्य दो फोर्स के बीच के एंगल के साइन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इक्विलिब्रियम पोजीशन में किसी बॉडी पे अप्लाई होने वाला कोई एक फोर्स अदर दो फोर्स के बीच के एंगल के साइन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। वही मैंने यहाँ पे प्रूव करके भी आपको दिखा दिया। वैसे यह टॉपिक मैथमेटिक्स के लिए इंपॉर्टेंट है, कुछ पार्ट्स मेरे आएंगे उसमें न्यूमेरिकल्स में, तो मैं इसी से यूज करके सॉल्व करूंगा। अब जैसे इसी लामीज थ्योरम से कुछ न्यूमेरिकल्स हम देख लेते हैं। इरेज कर दें इसको। मैंने आपको बताया आज व्हाट इज कांग्रुएंट फोर्स, ए फोर्स एक्टिंग एट ए सेम पॉइंट। जब फोर्स किसी पॉइंट पे, एक पॉइंट पे एक्टिव होता है तो उसे कांग्रुएंट फोर्स कहते हैं। व्हेन अ कांग्रुएंट फोर्स अप्लाई एट ए पॉइंट एंड इट्स वेक्टर सम इज जीरो, देन इट इज कॉल्ड द इक्विलिब्रियम पोजीशन। और यदि इसका वेक्टर सम जीरो हो जाता है तो यह इक्विलिब्रियम पोजीशन होता है। एंड व्हाट इज लामीज थ्योरम? लामीज थ्योरम क्या है? तो लामीज थ्योरम में मैंने बताया था व्हेन three forces apply at a point and body at equilibrium position, then the force and angle of sine other two forces is directly proportional। माने किसी एक फोर्स और अदर दो फोर्स के बीच के एंगल का जो साइन होता है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब इस टॉपिक पे जैसे न्यूमेरिकल्स कैसे आता है, उस न्यूमेरिकल्स को हम कैसे सॉल्व करेंगे यदि बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो। यदि बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो एनसीईआरटी का एक सवाल देखते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं। एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ए मास ऑफ 6 kg इज सस्पेंडेड बाय ए रोप ऑफ लेंथ 2 मीटर फ्रॉम सीलिंग। A force of 50 Newton in the horizontal direction is applied at the midpoint of the rope as so in the figure। जैसा कि फिगर में एक दिखाया गया है, यह एक फिगर बना है और इस फिगर में यह सीलिंग है और सीलिंग से एक 2 मीटर लॉन्ग रोप है। यह इस रोप की जो लेंथ है 2 मीटर लॉन्ग है, इसके मिड पॉइंट में मीन्स यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है यह 1 मीटर है और यह डिस्टेंस 1 मीटर। इसके बीच में एक 50 न्यूटन का आपने फोर्स अप्लाई कर दिया। यह फोर्स जो अप्लाई किया आपने 50 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर दिया गया, 50 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर दिया गया। तो 50 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर देने के बाद यह बॉडी कैसे हो जाएगी? अब इसको फिगर कैसा बनना है देखिए। फिर से मैंने कहा कि एक 2 मीटर लॉन्ग रोप थी, उससे मैंने 20 से एक फोर्स अप्लाई किया 50 न्यूटन का, यह 50 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हुआ और इससे मैंने एक हैंग कर दिया 6 kg की बॉडी, 6 kg की बॉडी मैंने इससे हैंग कर दिया। तो आपको पता है कि यह बॉडी है, यह पॉइंट है, मिड पॉइंट है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस 1 मीटर और यह डिस्टेंस 1 मीटर बिकॉज इट इज द मिड पॉइंट। एंड टेंशन अवे फ्रॉम द पॉइंट, टेंशन हमेशा दूर होता है यहाँ पे टेंशन, क्योंकि रोप अलग हो गया, T3 हो गया। दिस टेंशन इज T1 बिकॉज इट इज अदर स्ट्रिंग एंड दिस इज अदर स्ट्रिंग, सो इट इज द T2, टेंशन T2। यह टेंशन था। अच्छा, जो रोप आपने बीच में कनेक्ट करके इसको पुल किया है यहां से, तो इसका मतलब कि इस T1 के कितने कंपोनेंट्स हो सकते हैं? यही एंगल आपसे पूछ रहा है इस क्वेश्चन में कि व्हाट इज दिस एंगल, यह एंगल कितना होगा। यह एंगल जो है, जो यह एंगल बना है, सपोज करो यह एंगल की बात कर रहा है यह कि व्हाट इज द एंगल ऑफ वर्टिकल, वर्टिकल से यह एंगल कितना होगा, दिस एंगल
एंड दिस इज थीटा, सपोज दिस एंगल भी थीटा, यह फ्रंट साइड है, इसके सामने वाली साइड है, तो यह क्या होगा, वर्टिकल कंपोनेंट्स T1 sin थीटा, एंड दिस इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स, दिस इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स फॉर थीटा, थीटा के लिए यह हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स है। अरे भाई थीटा से लगी हुई साइड है तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मींस cos थीटा, मींस हम इसको लिख सकते हैं T1 cos थीटा। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, फिर से क्वेश्चन को मैं बताता हूं। क्वेश्चन था एक 2 मीटर लॉन्ग रोप थी, उसको सीलिंग से मैंने हैंग किया था, इसके मिड पॉइंट से मैंने 50 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करके इसको स्ट्रेच कर लिया, खींच लिया, और इसके बाद 6 kg का वेट लटका दिया। तो कह रहा है कि जो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एंगल है, सीलिंग से जो एंगल है यह कितना है। तो आप यह बताओ, अभी हमने इक्विलिब्रियम पोजीशन में बॉडी है, तो इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब यह फोर्स किसको बैलेंस करता है, इसको बैलेंस करता है। मींस T3 जो है, जो फोर्स T3 है, यह फोर्स किससे बैलेंस हो रहा है, इस हॉरिजॉन्टल फोर्स से, माने T1 sin थीटा से। बट जो यह आपका परपेंडिकुलर फोर्स दिखाई दे रहा है, यह फोर्स T2, यह किससे बैलेंस होता है, T2 बैलेंस हो रहा है आपका T1 cos थीटा से, T1 cos थीटा। हम दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं और एंगल बहुत इजी था, मिल गया आपको। तो सपोज T3 अपॉन डिवाइड बोथ इक्वेशन, T3 अपॉन T1, T3 अपॉन T1 इज इक्वल टू T1 sin थीटा अपॉन T1 cos थीटा। T3 की वैल्यू आपको पता है, अरे भाई टेंशन उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में आपने 50 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया, तो 50 अपॉन T3 अपॉन T1, T3 अपॉन T1, T3 अपॉन नॉट T1, T2, दिस इज T2, T3 या T3 फिर से सपोज करिएगा थोड़ा सा, हाँ लिखा तो मैंने सही, T2 है, T2 इज इक्वल टू T1 cos थीटा। तो T2 इज इक्वल टू T1 कैंसिल, साइन अपॉन कॉस मींस tan थीटा। बट यू नो दैट T2 आपको पता है, T2 कितना है, मास मालूम है, ग्रेविटी 10 होती है, तो T2 की भी वैल्यू आप पुट कर सकते हो 50 अपॉन m इंटू जी, 6 इंटू 10 माने 60 इज इक्वल टू tan थीटा। 0 से कैंसिल, 5/6 इज इक्वल टू tan थीटा। तो एंगल जो मिला आपका tan इनवर्स 5/6, ओके, यह आपका एंगल मिल गया। तो यह इक्विलिब्रियम पोजीशन से कुछ न्यूमेरिकल्स, इस चैप्टर से जो न्यूमेरिकल्स आते हैं वो इंपॉर्टेंट है। अब हम चलते हैं इसी चैप्टर से रिलेटेड, न्यूमेरिकल्स के अलावा जो आपको पुल्ली से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। मैं पुल्ली से रिलेटेड क्वेश्चंस को बताने चल रहा हूं। जैसे पुल्ली से रिलेटेड क्वेश्चन क्या हो सकता है, जैसे सबसे पहले हम पुल्ली आपको बताते हैं। यह एनसीईआरटी एग्जाम्पल था। सपोज ए पुल्ली यह एक पुल्ली है जो हैंग करती है एक स्ट्रिंग से। इस स्ट्रिंग से मैंने इसको हैंग किया है, एंड 2 मास ऑफ बॉडी हैंग विथ अ स्ट्रिंग। एक स्ट्रिंग से इससे हमने वेट हैंग कर दिया। सपोज दिस बॉडी मास इज m1 एंड दिस मास इज m2, एंड सपोज m1 इज ग्रेटर देन m2। m1 जो है m2 से ग्रेटर है। मैं इसका FBD पहले बनाना आपको बता दूं, फ्री बॉडी डायग्राम। FBD इसका कैसे बनाएं, वैसे जरूरत नहीं यहाँ पे FBD मुझे बनाने की, लेकिन मैं समझा सकता हूँ उसी तरह। लेकिन FBD जान लीजिए क्या है। FBD डायग्राम बनाने का मतलब होता है m1 अगर ज्यादा है, ध्यान दीजिएगा, m1 इज ग्रेटर देन m2, तो जो स्ट्रिंग है घिरनी से, पुल्ली से, वह किधर की तरफ मूव करेगी, m1 की तरफ मूव करेगी। किधर मूव करेगी, m1। तो मैंने FBD बनाया, यह m1 बॉडी था, m1 बॉडी यह हुआ, इस पे टेंशन लगेगा ऑब्जेक्ट से अवे। टेंशन कहां लगता है आपको पता है, T, टेंशन T। स्ट्रिंग एक है, यहां भी टेंशन T, यह टेंशन T है, दोनों का टेंशन T लगा दिया मैंने, यह टेंशन है। तो सपोज करिएगा यहां पे इसका मास नीचे माने m1g
नीचे की तरफ वर्क करेगा FBD में, और इसका टेंशन ऊपर। बॉडी किधर की तरफ रोटेशन करेगी, किधर नीचे जाएगी? अगर M1 ज्यादा है M2 से तो बॉडी किधर जाएगी? M1 की तरफ मूव करके नीचे जाएगी। मतलब जो एक्सीलरेशन का डायरेक्शन होगा यह डायरेक्शन होगा। यह मैंने आपको बता दिया FBD डायग्राम, दिस पॉइंट, इस पॉइंट का FBD। इसके अनुसार आपको क्या मिलता है? बॉडी नीचे चलती है, इसका मतलब यह हुआ इफ अ बॉडी रोटेट डाउनवर्ड, यदि डाउनवर्ड रोटेशन करती है तो M1G किससे ज्यादा हो रहा है? टेंशन से ज्यादा हो रहा है, माइनस टेंशन इज इक्वल टू M1A। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आइए हम सेकेंड पार्ट का FBD बनाते हैं। इसका सेकेंड पार्ट का FBD अगर बनाते हैं तो यह M2 है, मास M2। M2 की ग्रेविटी नीचे काम करेगी, यह वेट है, इसका टेंशन ऊपर। अब बॉडी यह हल्की है तो बॉडी रोटेशन किधर करेगी? ऊपर की तरफ, ऐसा एक्सीलरेशन इसका ऊपर होगा। तो इस कंडीशन में देखिए, इस न्यूमेरिकल्स में पूरा ध्यान यह दीजिएगा कि जो बॉडी का वेट, जिस बॉडी का वेट ज्यादा होता है, बॉडी उधर की तरफ नीचे चलती है। क्योंकि इस पूरे प्रोसेस में, इस पूरे चैप्टर में मैं स्ट्रिंग का वेट निगलेक्ट करके चलता हूं। जो स्ट्रिंग है जिससे बॉडी को मैंने वेट किया है, बांधा है, वह निगलेक्ट कर दिया जाता है पूरे में, चाहे वह स्प्रिंग। हाँ, एक चीज और, अगर यह स्ट्रिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आप समझ गए तो स्प्रिंग से रिलेटेड मैं स्प्रिंग को भी स्ट्रिंग बना दूंगा, कोई डिफरेंस नहीं करेंगे दोनों के न्यूमेरिकल में। तो मैं स्ट्रिंग से रिलेटेड न्यूमेरिकल का FBD खींचना बता दिया। FBD नहीं भी खींचेंगे, कोई दिक्कत नहीं है आपको। FBD के लिए यह बॉडी का वेट ज्यादा है तो M1G ज्यादा है, माइनस किससे? टेंशन से। M1G ज्यादा है किससे? टेंशन से, M1A। यहाँ M2G कम है टेंशन से तो T माइनस M2G इज इक्वल टू M2A। इक्वेशन नंबर सेकेंड। दोनों इक्वेशन को मैं ऐड कर देता हूं, एडिंग बोथ इक्वेशन। दोनों इक्वेशन को यदि आप ऐड करते हो, दोनों इक्वेशन को यदि आपने जोड़ दिया, एडिंग बोथ इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को मैं ऐड कर रहा हूं, तो दोनों इक्वेशन को ऐड करने के बाद मिलता क्या है? एडिंग बोथ इक्वेशन, एडिंग बोथ इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को ऐड करिए। तो ऐड करेंगे तो M1G माइनस टेंशन T इज इक्वल टू M1A एंड T माइनस M2G इज इक्वल टू M2A। ओके, यहां तक प्रॉब्लम नहीं ना आई आपको? अब हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं तो T माइनस T प्लस कैंसिल, इन दोनों प्रोसेस में कॉमन G, देन वी फाइंड M1 माइनस M2 एंड हियर इज कांस्टेंट A, M1 प्लस M2। सो वी फाइंड द एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन कितना होगा? किस एक्सीलरेशन से बॉडी नीचे जा रही है? अगर हमको एक्सीलरेशन फाइंड करना होगा पुल्ली पे यदि मुझे एक्सीलरेशन, किस एक्सीलरेशन से बॉडी ऊपर जाती है या नीचे आती है, यदि एक्सीलरेशन फाइंड करना हो तो मुझे फार्मूला मिलता है A इज इक्वल टू G M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2। ओके, यह एकदम सिंपल तरीका मैंने बताया आपको। यदि एक पुल्ली से स्ट्रिंग के द्वारा दो बॉडी को हैंग करेंगे तो बॉडी का वेट जिधर ज्यादा होगा उधर की तरफ स्ट्रिंग खींचेगा, तो आपको मैं एक्सीलरेशन, किस एक्सीलरेशन से वह नीचे जाएगा वह एक्सीलरेशन मैंने बता दिया। तो एक्सीलरेशन तो पता हो गया, लेकिन इसका टेंशन कितना होगा? जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग पर टेंशन कितना है? टेंशन निकालने के लिए इस एक्सीलरेशन की वैल्यू को मैं फर्स्ट या सेकंड में पुट कर दूं। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, putting this value in equation first। हम फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू पुट करते हैं तो M1G माइनस टेंशन इज इक्वल टू M1A। ट्रांसफर करते हैं T को उस तरफ तो T इज इक्वल टू M1G माइनस M1A। व्हाट इज कॉमन? दोनों में कॉमन क्या है? कॉमन है M1। आपने M1 कॉमन लिया, बचा G माइनस A। पुट द वैल्यू ऑफ A की वैल्यू आप पुट कर दो तो M1 इन ब्रैकेट G माइनस A की वैल्यू कितनी है? G M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2। ओके, अब यहां तक अगर वैल्यू आपको मिल गई तो आप चाहो तो इसमें कुछ कॉमन कर सकते हो। वह कॉमन क्या मिलेगा?
मैं इसको अभी इरेज करता हूँ, बाद में इस न्यूमेरिकल को फिर लगा देंगे। तो यह हमने कॉमन किया इन दोनों प्रोसेस में g को, m1 g कॉमन हुआ और इस प्रोसेस में बचता है 1 माइनस m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2। ओके, फर्स्ट यू फाइंड द एलसीएम। एलसीएम फाइंड करोगे तो आपको मिलता है m1g एलसीएम m1 प्लस m2 डिवाइड, देन वी फाइंड m1 प्लस m2, बाहर माइनस का साइन चेंज होगा, माइनस m1 और यह माइनस था तो प्लस m2, m1 कैंसिल, मिला कितना m2 2m1 m2 g अपॉन m1 प्लस m2 इज इक्वल टू टेंशन। तो आपको स्ट्रिंग पे टेंशन कितना है यह पता हो गया। स्ट्रिंग में कितना टेंशन आएगा, जो स्ट्रिंग का टेंशन है, टेंशन T 2m1 m2 g अपॉन m1 प्लस m2, ये टेंशन हुआ। आपसे क्वेश्चन हो सकता है रिएक्शन फोर्स क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन कितना है इसका। तो रिएक्शन का मतलब जैसे स्ट्रिंग एक T1 इधर, तो T1 T2 को हमने दोनों तरफ से प्रेस किया तो कितना रिएक्शन आ रहा है, T1 इधर, T इधर, मैंने उसको नीचे की तरफ प्रेस किया तो कितना ऊपर की तरफ फोर्स अप्लाई होगा, 2T। अरे T इधर का, दोनों तरफ कितना, तो रिएक्शन। अगर हमें इसका रिएक्शन निकालना हो तो रिएक्शन कैसे फाइंड करोगे आप, तो रिएक्शन R इज इक्वल टू 2T। अरे भाई T इधर का और T इधर का 2T, तो 2 इंटू 2 मीन्स 4 m1 m2 g अपॉन m1 प्लस m2, दिस इज द रिएक्शन फोर्स। ओके, तो आपको मैंने रिएक्शन फोर्स बता दिया और रिएक्शन फोर्स के आधार पे आप पुल्ली से जितना भी न्यूमेरिकल आता है रिलेटेड, ज्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पुल्ली से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आते हैं, इसलिए न्यूमेरिकल को ध्यान से देखिएगा। अगर इस फार्मूले का डेरिवेशन आता है तो फार्मूला लर्न करने की जरूरत नहीं। जैसे मैं इस पे एक न्यूमेरिकल सॉल्व करता हूं, एक न्यूमेरिकल से आपके सामने सपोज करता हूं, एक न्यूमेरिकल दिया है कि एक न्यूमेरिकल दे दिया आपको, सपोज कर लीजिए कि इफ ए पुल्ली, दिस इज पुल्ली, यह पुल्ली है आपका, दिस इज हैंग बाय द सीलिंग, यह हैंग सीलिंग से कर दिया मैंने और इससे 12 kg का वेट रखा गया है, 12 kg, और यहाँ पे 10 kg का वेट रखा गया है। बॉडी की वेलोसिटी क्या होगी, यह 10 kg का वेट है, इसकी वेलोसिटी क्या है, कितनी वेलोसिटी से स्ट्रिंग ऊपर जा रहा है। तो सबसे पहले यह पीडी बनाएंगे, इसका नहीं भी बनाते हैं तो कोई बात नहीं, यह टेंशन T हुआ, इसका इधर भी टेंशन T हुआ। अरे भाई अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टेंशन हो गया। अगर टेंशन पता है तो मैं किसी तरह से ग्रेविटी निकाल लूं। तो सबसे पहला काम आप पुट करो, आपको निकालना है स्पीड क्या है, व्हाट इज स्पीड, और फिर निकालना है डिस्टेंस कितना कवर करेगा। सपोज करो यह स्ट्रिंग कितना नीचे तक जाएगा और किस वेलोसिटी से जाएगा। मैं फार्मूला लर्न करने की बात नहीं करता, वैसे फार्मूले से डायरेक्ट निकाला जा सकता है, लेकिन फार्मूले को लर्न न करिए, हो सकता है किसी समय या आप भूल जाओ। तो आप सबसे पहला काम यह बताइए, एफबीडी ड्रा करना होगा। तो यह क्या है, 12 kg का वेट है, 12g, और यह क्या है, टेंशन T। बॉडी किधर की तरफ मूव करेगी, ये 12 है, ये 10 है, बॉडी किधर मूव करेगी, 12 की तरफ बॉडी नीचे जाएगी, ये इधर की तरफ नीचे जाएगी बॉडी, तो इसका एक्सीलरेशन ए इधर होगा। तो आपको क्या मिलना है, 12 की तरफ बॉडी नीचे जा रही है, लिखेंगे 12 इंटू जी, में से माइनस करेंगे टेंशन को, इज इक्वल टू 12 इंटू ए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसका एफबीडी बनाएंगे, यह 10 kg का है, 10 तो 10g, और इसका टेंशन ऊपर T। अब बॉडी क्या हो रही है यार, इधर जब स्ट्रिंग नीचे जाएगी तो इधर की स्ट्रिंग कहां जा रही है, ऊपर। इसका मतलब इसमें एक्सीलरेशन ऊपर डायरेक्शन में और सेम एक्सीलरेशन होगा। तो मैंने लिखा टेंशन T माइनस 10g इज इक्वल टू 10a। इस दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं तो यह कैंसिल होता है, तो 2g, 12g में से 10g को माइनस किया और यह कितना आता है, 12g माइनस 10g मीन्स 2g इज इक्वल टू 22a। सो a इज इक्वल टू 2g अपॉन 22, 11, g की वैल्यू 10 अपॉन 11 एक्सीलरेशन आ गया। यदि एक्सीलरेशन पता हो गया तो हमें एक्सीलरेशन नहीं फाइंड करना, हमें वेलोसिटी फाइंड करनी है। अच्छा, बॉडी शुरू में क्या इनिशियल पोजीशन पे थी, तो इक्वेशन फर्स्ट v इज इक्वल टू u प्लस 18। टाइम दिया था
कि टाइम 1 सेकेंड या 2 सेकेंड में कितना वेलोसिटी प्राप्त कर लेगा। टाइम दिया रहेगा 2 सेकेंड, सपोज कर लेता हूं कि टाइम दिया है 2 सेकेंड बाद इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो v इज इक्वल टू u इज 0 प्लस a मीन्स 10 अपॉन 11 इंटू 2 सेकेंड, तो 20 अपॉन 11 मीटर पर सेकेंड इसकी वेलोसिटी होगी। और डिस्टेंस निकालने के लिए फार्मूला h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर से आप इसका निकाल सकते हो। तो मैंने जो आपको पढ़ाया न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन तीनों लॉ जो कोर्स में नहीं है, सिलेबस में नहीं है, लेकिन जो पुल्ली है ये सिलेबस में है। पुल्ली भी पढ़ना है आपको, लिफ्ट से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी अभी हम सॉल्व कराएंगे। तो अगले वीडियो में सिर्फ न्यूमेरिकल सॉल्व किया जाएगा, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फ्रिक्शन। थैंक्स।